अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। फैज हमीद के बाद एहतसाब की अगली बारी किसकी? नून लीग और पीटीआई की क़यादत जनरल बाजवा से मुतल्लिक माजी में क्या कहा करते थे? नवाज शरीफ की गुजरांवाला की मशहूर ज़माना तकरीर, फैज हमीद की सजा के बाद लीगी क़यादत की एहतसाब के बयानिए पर खामोशी क्या वक्ती है? नवाज शरीफ से ज्यादती करने वाले तमाम किरदारों को माफी मांगनी चाहिए। लीगी सेनेटर नासिर भट्ट किसकी इमाम पर यह मुतालबा कर रहे हैं? बानी पीटीआई ने साबिक सफर सलार को तोसी देने को बड़ी गलती करार दिया था। बाजवा डॉक्ट्राइन से किसको क्या फायदा हुआ? और पीटीआई अडयाला जेल की सियासत करेगी या मुफाहमत और मुकालमे के जरिए सिस्टम में रहने की कोशिश करेगी? आईएसआई के साबिक सरबराह फैज हमीद की सजा के बाद बानी पीटीआई, साबिक जजेस और साबिक सपा सलार जनरल बाजवा के एहतसाब की बातें होना शुरू हो गई हैं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जो 29 नवंबर 2016 से 29 नवंबर 2022 6 बरस तक आर्मी चीफ रहे। जनरल बाजवा ने मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीडीएम की हुकूमतों के साथ काम किया, लेकिन इनकी मुद्दत मुलाजमत में होने वाले बाज़ वाक़यात और इक़दामात को मुतनाज़ समझा जाता है, जिनमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो इन पर लगाया जाता है, उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग की और एक पार्टी की हुकूमत ख़त्म करके दूसरी जमात को इंतखाब करवाया और कामयाब किया, और फिर इसी पार्टी की हुकूमत ख़त्म करके पहले वालों की हुकूमत बनाने के लिए सहूलतकारी की। जबकि इनकी सियासत में मुबैना मुदाखलत से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माजी में एक इंटरव्यू में कहा था कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को माइनस करने की सूरत में उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ऑफर की। जनरल बाजवा के दौर में एक पेज की इस्तिलाह खासी मशहूर हुई। 2019 में इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला जो है वो तनाज़े का बायस बना, जिसकी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर हंगामी तौर पर कानून साजी करना पड़ी। बाजवा डॉक्ट्राइन की इस्तिलाह इनके नजरियात की वजह से बनी। 2021 में डीजीआईएसआई की तैनाती के मामले पर इनकी सिविलियन हुकूमत के साथ तनाज़ा पैदा हो गया, और इसके अलावा खुद को दूसरी बार एक्सटेंशन देने के मामले पर उन्होंने पीडीएम हुकूमत को टेक ओवर करने की मुबैना धमकी भी दी। हुकूमत वक्त के सियासी मुखालफिन को जेलों में डालने से मुतल्लिक भी इन पर इल्जाम लगाए जाते रहे। ये वो चंद मिसालें हैं जिनकी वजह से नून लीग बल्कि पीटीआई की मरकजी क़यादत तक जनरल बाजवा के एहतसाब का मुतालबा करती रही, और आज भी खासकर नून लीग ये बयानियां अपनाए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले नवाज शरीफ ने साबिक सपा सलार के एहतसाब का मुतालबा 2020 में किया था, और इस वक्त किया था जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दांती और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इमरान नियाजी को अवामी मैंडेट के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म बनाने का हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है कि आपने क्यों एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर उन पर आइन और कानून के खिलाफ फैसला करने के लिए दबाव डाला? क्यों आपने उन्हें वक्त से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवा देने की पेशकश की? गुजरांवाला के इस जलसा से मुतालिक लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ का कहना है कि जब नवाज शरीफ ने जनरल्स का नाम लिया और हमारे अपने कमजोर दिल के लोग स्टेज से छलांगे मारकर दौड़ गए। बहरहाल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों इंकिशाफ किया था कि जनरल बाजवा ने 2022 में टेक ओवर करने की धमकी दी थी, गुज़श्ता महीने उन्होंने साबिक सपा सलार के कोर्ट मार्शल करने का मुतालबा भी किया था। 2018 की बात है, इलेक्शन नहीं हुए थे, उस वक्त तैयारी थी कि इनको बरसर इख्तियार लाया जाए। 2018 जो है वो सही हो गया और 2024 जो है गलत हो। बाजवा, मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि उसका भी कोर्ट मार्शल हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने पीटीआई दौर में अपने साथ होने वाले सलूक का जिम्मेदार भी जनरल बाजवा को करार दिया। एक हालिया पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने एक ब्रीफिंग में कहा, राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में थे तो बहुत स्मार्ट थे, फैज राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। इसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने क्या कहा वो भी सुनी। जबकि नून लीग के एक और सेनेटर नवाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले रहनुमा नासिर भट्ट का कहना है कि ना सिर्फ जनरल बाजवा बल्कि इन 3 जजेस का एहतसाब भी होना चाहिए जिन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को गिराया। जिस इदारे ने फैज हमीद का हिसाब किया है वो इदारा आगे चलेगा। वो जो चीज़ है वो तो रियलिटी सामने है ना, तो उसका भी एहतसाब हो जाए, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं बाजवे की बात कर रहा हूँ। साकम निसार के पीछे कौन था? फैज हमीद था। आर्मी चीफ कौन थे? बाजवा साहब थे। वही रजीम थी ना जिन्होंने सारा कुछ किया। लेकिन फैज हमीद की 14 साल सजा के बाद जहां नवाज शरीफ इस मामले पर खामोश हो गए, वहीं हमारे इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने पीटीआई से कहा कि अगर इनके पास जनरल बाजवा से मुतल्लिक कोई सबूत हैं तो वो अदालत चले जाएं। मैंने कल कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का भी मैंने एक स्टेटमेंट टीवी पर देखी, कुछ फरमा रहे थे कि इसमें तो कमर जावेद बाजवा साहब भी मुलविस थे। तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर थे और आप समझते हैं कि वो थे और आपके पास कोई एविडेंस है
तो आप लाइए किसी कोर्ट में, कोई फाइल जमा करें, कोई कागज जमा करें, मुलविस करें उनको। दूसरी जानिब मुक्तदरा से जुड़े रहने वाले अहम सेनेटर फैसल बावड़ा का कहना है कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाजवा साहब की इनकॉम्पिटेंस तो आप कह सकते हैं, नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि DGISI फैज हमीद एक वैसी बला होती है, लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल, और फिर DGISI और फिर वजीर आजम की पुष्ट पलाई उसके साथ क्लब हो जाए वो, तो डबल बला बन जाती है। लेकिन नाअहली और इनकॉम्पिटेंस बाजवा साहब की हटा के वो बरी जुम्मा इसलिए हो गए कि जब उनको पता चला, चाहे देर में पता चला, जब वो उन्होंने हटाने की बात की और एहसास किया, तो क्योंकि हटाया नहीं और मैच पड़ गया, तो वो बरी जुम्मा ऐसे हो जाते हैं। इससे कतई नजर के जनरल बाजवा ने अपने अलविदाई खिताब में तस्लीम किया था कि फौज ने माजी में सियासी मामलात में मुदाखलत की, जिसकी वजह से इदारा तनकीद की जद में आया। लेकिन इसके बावजूद इनके एहतसाब से मुतल्लिक नून लीग और PTI माजी में जो मुतालबा कर रही थी, इस पर नीम खामोशी वाली सूरत हाल है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना कि बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटना पड़ेगी, इसका तदारुक कैसे मुमकिन होगा? लेकिन लगता है कि जनरल बाजवा का एहतसाब अहम मसला नहीं, अहम मसला यह है कि ऐवानी PTI का फौजी अदालत में ट्रायल कैसे शुरू किया जाए, जिसका इंदिया वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक दे रहे हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल गैर कानूनी नहीं है। आर्मी एक्ट के अंदर ही अगर कोई सिविलियन जो है किसी आर्मी ऑफिशियल को वरगलाए, फॉर व्हाटएवर रीजंस, वो तमाम तर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिखी नहीं है, ये भी उससे मिलती जुलती है और उसकी इंग्रेडिएंट्स पे काफ़ी हद तक पूरी उतरती है ये सारी सिचुएशन भी। तो उस हवाले से तो बिल्कुल हो सकता है। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का था, उसने भी जो अभी हाल ही में डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि ये कोई इलीगल नहीं है। सिविलियंस के ट्रायल्स होते रहे हैं पहले भी, कईयों के अभी भी चल रहे हैं, तो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। जबकि PTI जो अब मज़ाहमत की बजाय मुफाहमत और मुकालमे की सोच पर गामजन है, जिसका सबूत नई सियासी कमेटी में इत्तेदाल पसंद रहनुमाओं की शिरकत है, इसके बावजूद हार्ड लाइनर्स खामोश हैं और वज़ीर आला सोहेल अफरीदी भी अब गवर्नर्स और तरक्की की बातें करने लगे हैं। तो क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि पार्टी में दमखम नहीं रहा और शेर अफजल मरवत के बकौल अब तहरीक इंसाफ कोई तहरीक नहीं चला सकती? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से एक बंद गली में खड़ी है। पार्टी जो है न कि सिर्फ बहुत सारे अपने लाई लिस्ट को खो चुकी है, बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्ता हैं, बल्कि मायूसी इतनी फैल गई है कि वो पार्टी जो पहले धरने एहतजाज, हकीकी आज़ादी और अदलिया की आज़ादी और मैंडेट की रिकवरी की बात किया करती थी, अब एहतजाज तो छोड़ें, जलसा तो छोड़ें कि जलसों की बात करें। अब खान से मुलाकातों के लिए तहरीक चल रही है और मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह मामलात आगे बढ़ रहे हैं, शायद अगली तहरीक जो होगी वो ये होगी कि जेल के नज़दीक हमें बैठने दिया जाए, मुलाकात भी न दी जाए। क्या PTI का जेल के अंदर और जेल के बाहर के बयानिए में फ़र्क आने से ही पार्टी मजीद चलेगी या सोशल मीडिया की सुनामी तब्दीली के आखिरी जजीरे को भी निगल जाएगी? इसी हवाले से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, कॉलमिस्ट जावेद चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर बहुत शुक्रिया चौधरी साहब वक्त देने के लिए। ये आपकी सीरीज़ बड़ी पॉपुलर रही जनरल फैज़ के कारनामे, उसमें बहुत सारे इंकशाफात भी आपने किए। तो मैं सर समझना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझना चाहते हैं कि जो जनरल फैज़ करते थे वो अपने तय करते थे। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, बल्कि तीन इसके अंदर शेड्स हैं जिनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ कारनामे या कुछ काम ऐसे थे जो इदारे की तरफ से कहा जाता था और उसके अंदर आर्मी चीफ और जो बाकी टॉप ब्रास जो आर्मी की है वो सब मिल के कोई डिसीजन करते थे और उस डिसीजन को फिर जनरल फैज़ हमीद साहब इम्प्लीमेंट करते थे। वो एक साइड है, वो ज़ाहिर है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो इज्तिमाई फ़ैसला होता था और उस फैसले के तहत ज़ाहिर है जनरल फैज़ हमीद साहब को ये इख्तियार भी दिया जाता था और हुक्म भी दिया जाता था कि उन्होंने करना है। ये इसमें मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ और वो मिसाल ये है कि जब TLP का धरना हुआ था फैज़ाबाद में, तो वो ज़ाहिर बड़ी एम्बैरेसिंग थी सूरत हाल और उसमें ज़ाहिर सऊदी अरेबिया का दौरा भी था और शायद खाकान अब्बासी और आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब दोनों ने सऊदी अरेबिया जाना था। और जब सऊदी अरेबिया जाना था और इस साइड पे ज़ाहिर पूरा शहर सीज़ हुआ था और इंटरनेशनल ख़बर बनी हुई थी कि इस्लामाबाद को यरगमाल बना लिया गया। तो अब अगर इस सूरत हाल में अगर आप मुल्क से बाहर जाएंगे तो वहाँ पे लोग सवाल करेंगे, जी आप यहाँ आ गए हैं, मामलात को दुरुस्त करना चाहते हैं, सफारतकारी करना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया से मदद मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि वहाँ पे तो शहर यरगमाल बना हुआ है, तो इसका जवाब दें आप।
तो वो ज़ाहिर है इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो फैसला करना था। तो पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब और जनरल बाजवा साहब के दरमियान ये तय हुआ कि हमने इस धरने को ख़त्म करना है। उसके बाद आर्मी चीफ ने और बाकी जो उनके रफ़का थे, जो सीनियर जनरल्स थे, उन सब ने बैठ के ये फैसला किया कि हमने इस सब को हर सूरत हमने इनको उठाना है। तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने ऑर्डर किया जनरल फैज़ हमीद को कि आप इसको वाइंड अप करें। तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने फिर उनके साथ नेगोशिएट की खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ, और वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना, एक दस्तावेज़ हुई, एक मुआहदा हुआ जिसके अंदर कुछ शराइत TLP ने रखी और कुछ इस साइड से गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई। और एहसन इकबाल साहब जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ थे उस वक्त। जनरल फैज़ हमीद साहब DGC थे उस वक्त, और उन्होंने जाके उनके साथ नेगोशिएट किया और पूरा प्रॉपर एक एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर जनरल फैज़ हमीद साहब के दस्तखत भी हैं। अब ये जो इशू है ये ज़ाहिर ये गवर्नमेंट का और इस्टेब्लिशमेंट का एक इज्तिमाई फैसला था जिसको जनरल फैज़ हमीद साहब ने इम्प्लीमेंट किया। ठीक, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता कि आपने ये क्यों किया। उसकी वजह यह है कि जब ऑर्डर है तो उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है इन्होंने। बिल्कुल सही। दूसरी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि जब इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लेना था तो उस वक्त ये फैसला किया कि हमने हर सूरत इमरान खान को बचाना है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट इस वक्त चली गई तो अमेरिकन आर्मी जो है वो विड्रॉ कर रही है अफगानिस्तान से, तो एक नया क्राइसिस पैदा हो जाएगा और हमारी तवज्जो बढ़ जाएगी। बजाय इसके कि हम सिर्फ अफगानिस्तान पे फोकस करें, हमें फिर ये पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी बहुत काम करना पड़ेगा। तो उस वक्त ये फैसला किया गया और जनरल फैज़ हमीद साहब को कहा गया कि हर सूरत आप वोट पूरे करें इमरान खान साहब के और एतमाद का वोट उनको दिलवाएं। तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने फिर वो सारे लोग इकट्ठे किए, इकट्ठे करके जैसे तैसे करके उन्होंने इमरान खान साहब को एतमाद का वोट दिलवाया। तो अब ये इदारे का फैसला था, तो जब इदारे का फैसला होता है तो फिर ज़ाहिर DGI से नहीं पूछा जा सकता कि जी आपने ये क्यों किया। ज़ाहिर पूरा इंस्टीट्यूशन था और पूरी गवर्नमेंट थी। सही। अच्छा, दूसरी शेड ये है कि जिसके अंदर आपकी कोई डे टू डे अफेयर्स होते हैं, वो डे टू डे अफेयर्स जो होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा आपके पास लीवरेज होता है कि आप अपने इंटरेस्ट जो होता है ना उसको भी दरमियान में कहीं ना कहीं आप हासिल कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है, इसके अंदर कंप्लीटली ऑब्जेक्शन हो सकता है कि एक था मामला आपके पास था, आपने करना था, लेकिन उसमें आपने अपना ज़ाती इंटरेस्ट क्यों वाश किया। और थर्ड ये होता है कि कंप्लीटली तौर पे आपने सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बेस पे कोई फैसले किए। जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जो ट्रायल हो रहा है वो इस चीज़ पे हो रहा है कि आपने अपना इंटरेस्ट जो है उसको इदारे के ऊपर और फिर पाकिस्तान के ऊपर फोकियत क्यों दी। तो आने वाले दिनों में भी जो जनरल फैज़ हमीद साहब के ज़ाती कारनामे उसके ऊपर डेफिनेटली एक केसेस बनेंगे और उसी के ऊपर पूछा जाएगा। और इस वक्त भी जो उनको सज़ा हुई उन चीज़ों पर हुई जो उन्होंने ज़ाती तौर पर की है, जो कि उनके पास कोई मैंडेट नहीं था, उन्हें किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, ये आपने कैसे डीकोड किया कि वो आज़म स्वाति का जो कोड वर्ड था वो बेसिकली जनरल फैज़ थे? आप इस इंफॉर्मेशन तक जब भी पहुंचे होंगे तो ये डीकोड कैसे हुआ, ये प्रोसेस सारा, इसमें जो भी आप बता सकें। देखिए जर्नलिस्ट जो होते हैं उनका काम ही ये होता है कि वो हर जगह से खबर तलाश करते रहते हैं। तो वो बाज़ का डॉट मिला देते हैं, जब डॉट्स मिलते हैं तो किसी न किसी आदमी से कंफर्म कर लिया जाता है कि ये बताएं जी, क्योंकि उस सारे सिनेरियो में आप देखें कि आज़म स्वाति साहब मिसिंग थे। जब 9 मई और 10 मई और 11 मई का जो इशू बना तो उसमें किसी जगह आज़म स्वाति साहब थे ही नहीं। जब थे ही नहीं तो इमरान खान साहब ने क्यों कहा कि आज़म स्वाति, मसरत चीमा साहिबा से कहा कि आप आज़म स्वाति से रब्ता करें। तो ये एक अजीब सी बात थी। तो मैंने जब इस पर थोड़ा सा तहकीकात करने की कोशिश की तो पता चला कि आज़म स्वाति साहब तो पिक्चर में नहीं थे, वो तो चुप कर घर में बैठे हुए थे, सारे सिनेरियो के अंदर वो थे ही नहीं किसी जगह पे। तो उनसे क्यों रब्ता करना था फिर? तो फिर कुछ और लोगों से मैं पूछा, कुछ और लोग जो डीकोड कर रहे थे इस चीज़ को, उन सब ने कहा कि ये किसी और के बारे में कह रहे हैं। और जब ज़्यादा डिटेल आगे चली तो पता चला कि ये बेसिकली जनरल फैज़ हमीद साहब को कहा जा रहा है। तो जनरल फैज़ हमीद साहब का उन्होंने नाम आज़म स्वाति रख लिया था। ठीक। अच्छा, दूसरा जो आपने इसमें सारी वो बताई कि साजिश बेसिकली थी क्या, और आर्मी चीफ मुल्क से बाहर थे, फिर आपने सारे किरदारों को खुल के लिखा। ये बेसिकली क्या था मामला कि इस हद तक मामले को लेके जाना था और इसी बुनियाद पे ये फिर जो सज़ा का अमल हुआ है ये वो सारी बुनियाद है? क्योंकि अभी तो 9 मई का मामला आना है, शायद वो अभी बाद में शायद बने केसेस। देखिए ये जो केसेस अभी बनने वाले हैं, ये केसेस जिसमें सज़ा हुई है वो ये केसेस नहीं थे। वो केसेस तो आने वाले दिनों में, जिसके अंदर फ़ौज के अंदर म्यूटनी यानी एक बगावत पैदा कर रही है अफवाज पाकिस्तान के अपने जो सर्कल्स हैं उनके अंदर, और फिर साथ साथ 9 मई और 10 मई के इंसिडेंट जिसके अंदर फ़ौज के जो मुख्तलिफ दफातर हैं, कंटोनमेंट्स हैं और साथ साथ उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर हमला। तो 2 नए केसेस जो आने वाले दिनों में बनेंगे। इसके अंदर बड़ी बड़ी होलनाक किस्म की इंफॉर्मेशन है जो जब बाहर निकलेगी तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे कि किस लेवल तक इसको प्लान किया गया था। सबका ख्याल ये था
ये जो डिज़ाइन करने वाले लोग हैं उनका ख्याल ये था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अफवाज पाकिस्तान के दफातर के ऊपर हमले शुरू कर देंगे तो सोशल मीडिया उसको उठाएगा, क्योंकि पूरा एक स्क्वाड था जैसे सोशल मीडिया के ऊपर काम करना था और उसने ऐसा पूरी दुनिया में फैलाना था जैसे पाकिस्तान के अंदर को बहुत बड़ा इंकलाब आ गया और अवाम ने फ़ौज के ऊपर हमला कर दिया और फ़ौज पसपा हो गई है। और वो सोशल मीडिया के लोगों ने किया। अब जब ये केस बनेगा तो उसमें को 12 एक यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट हैं जिनको बुलाया जाएगा और जिनसे पूछा जाएगा कि आपको किसने कहा था कि आप इस किस्म की खबरें दें जो फेक साबित हुई बाद में, और ये आपने क्लिप्स कैसे बना लिए थे और ये कैसे आपने पहले से तैयारी की हुई थी कि इस टाइप का इंसिडेंट होगा और उसको इस वर्डिंग के साथ आपने पूरी दुनिया में फैलाना है। तो वो एक तो ये तरीका था कि जब वो आएंगे पीटीआई के लोग वो हमले करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर उसको फैलाया जाएगा और उसके बाद लोगों का ख्याल ये था कि साहिर शमशाद साहब जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि उनके पास ये इख्तियार है कि जब एक हंगामी सूरत हाल हो जाए या एक जंगी किस्म की सूरत हाल हो जाए तो चेयरमैन चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो चार्ज ले सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये केस खुलेंगे और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग फंसेंगे, कुछ मीडिया पर्सनस जो हैं वो फंसेंगे इसके अंदर, और जनरल फैज़ हमीद साहब जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो इसमें वादा माफ़गुआ बन जाएंगे, क्योंकि यही उनके पास अब एक तरीका है कि 14 साल की कैद से भी बच जाएँ और आने वाले दिनों में जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे उनसे भी वो बच जाएँ, उस सज़ाओं से भी बच जाएँ। तो मेरा ख्याल है और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अंदाज़ा है, इसलिए वो जनरल फैज़ हमीद साहब की बहुत ज़्यादा हमायत नहीं कर रहे और उनके हक़ में उन्होंने अभी तक कोई ट्वीट नहीं की। अच्छा, दूसरा जो शहबाज शरीफ साहब की बतौर प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्डिंग्स होती रहीं और वो जनरल फैज़ तक पहुंचती रहीं, वो क्या किस्सा है जी? वो बेसिकली उनके एडीसी थे और एडीसी साहब जो प्राइम मिनिस्टर के थे उससे पहले वो स्टाफ ऑफिसर हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के। तो जनरल फैज़ हमीद साहब जब कोर कमांडर बन रहे थे पेशावर के तो उन्होंने अपना स्टाफ ऑफिसर इमरान खान साहब के हवाले कर दिया था और उससे एडीसी बना दिया गया था इमरान खान साहब का। और वो जो स्टाफ एडीसी थे वो राब्ता थे जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के दरमियान। तो जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई तो ये शरीफ फैमिली जो जिसमें मियाँ नवाज शरीफ भी शामिल हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, ये जो पुराने ऑफिसर्स होते हैं उनको रिमूव नहीं करते, उनको तब्दील नहीं करते। तो वो जो उस वक्त आर्मी के लोग उनके साथ काम कर रहे थे इमरान खान साहब के साथ, वही फिर आगे शहबाज शरीफ साहब के साथ भी काम कर रहे थे। तो वो उस वक्त तक जनरल फैज़ हमीद साहब पेशावर से भावलपुर शिफ्ट हो गए थे, वहाँ पे कोर कमांडर बना दिए गए थे। तो उनके पास एक मोबाइल फ़ोन था एडीसी के पास जिसके ऊपर सिर्फ एक ही नंबर था और वही नंबर वो डायल होता था। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े होते थे या वहाँ पे कोई मीटिंग हो रही होती थी तो वो उस फ़ोन को ज़ाहिर ऑन कर देते थे और साथ ही रिंग कर देते थे। तो दूसरी साइड पे जनरल फैज़ हमीद साहब ने कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई हुई थी जिसके अंदर वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता था। उसके बाद जब वो जनरल फैज़ हमीद साहब फारिग होते थे तो वो उस रिकॉर्डिंग को सुन लेते थे और फिर उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर देते थे इमरान खान साहब को कि ये प्लानिंग चल रही है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो उसके मुताबिक फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते थे। तो ये मामला चलता रहा जी वहाँ पे। और फिर उसके बाद जब ये सामने आई चीज़ तो उसके बाद वो पकड़े गए वो साहब और पकड़े भी गए। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि वो बड़ा कैरियर ऑफिसर था और उसने कहा जी कि मेरा तो ज़ाहिर बॉस था जिसने मुझे ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी और मैंने उसको फॉलो करना था। तो ये उसकी बैकग्राउंड है जी। अच्छा, दूसरा चौधरी साहब, बड़ी दिलचस्प बात आपने एक लिखी भी कि इमरान खान साहब को फिर मालूम था नवाज शरीफ साहब जब बाहर जा रहे थे बुशरा बीबी साहिबा के ज़रिए उन्हें मैनेज किया गया, या उन्हें नहीं पता था, उन्हें वही तस्वीर दिखाई गई जो वो देखना चाहते थे, या एग्जैक्टली पता था क्या हो रहा है? नहीं, इमरान खान साहब को वाकई नहीं पता था कि ये इस कदर बीमार नहीं है। उनका ख्याल ये था इमरान खान साहब का कि वाकई बीमार हैं और एक प्रॉपर इमरान खान साहब को इस मामले में गुमराह किया गया था जिसको कहा जाता है, या मिसलीड किया गया था। और मियां नवाज शरीफ साहब इसमें कोई शक नहीं कि अलील थे और अलालत में थी और वाकई प्लेटलेट्स उनके गिर रहे थे, लेकिन इतनी सूरत हाल उनकी ख़राब नहीं थी कि फौरी तौर पे उनको शिफ्ट किया जाता यहाँ से बाहर या एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया जाता। मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ी जल्दी छोड़ देना था जो सेटलमेंट हुई थी, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब ये चाह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब स्ट्रेचर पर बैठ के जहाज़ तक जाएँ और फिर उन्हें एयर एम्बुलेंस के ज़रिए बाहर भेजा जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे जी मैं चल के जाऊंगा क्योंकि मैं बिल्कुल ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि मुझे जी बेड के ऊपर डाल के ले जाया जा रहा है यहाँ पे। तो बहरहाल इस वजह से खासा उसके अंदर ताख़ीर भी आ गए। उसके बाद जब इस्टेब्लिशमेंट मान गई कि ठीक है जी किसी न किसी तरीके से उनको बाहर भेजें, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब चलते हुए गए और सामने अंगूर का एक पूरा उनके सामने ट्रे पड़ा हुआ था। जाते मियाँ साहब ने अंगूर खाने शुरू कर दिए और वो तस्वीरें जो थी वो पूरी पब्लिक हो गई।
उसके बाद इमरान खान साहब को पता चला कि तो मेरे साथ हाथ हो गया। जब इमरान खान साहब को पता चला तो उस वक्त तक जहाज़ इंग्लैंड में, लंदन में लैंड कर रहा था, तो वो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के साथ हाथ हुआ है। और उसमें तमाम जो दोस्त इमरान खान साहब के जो बड़े करीबी साथी हैं, उन सब ने अपना अपना हाथ दिखाया उसके अंदर। और दूसरा जो 25 मई का लॉन्ग मार्च आप समझते हैं, जो बड़ा अनयूजुअल देखा जाता है, फवाद चौधरी से लेकर बाकी जितने भी किरदार हैं, बड़े अहम लोग, रिस्पेक्टेड लोग, वो सारे यही दास्तान सुनाते हैं कि इलेक्शन तो मिलने वाला था, इलेक्शन होने वाला था, शहबाज शरीफ साहब स्पीच करने वाले थे, मुल्क सारा इलेक्शन में जा रहा था। तो ये सारा मामला क्या था? अच्छा, वो 25 मई को 2022 की बात है, वो उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ था इमरान खान साहब ने, और उस वक्त तो पेशावर बैठे हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी गवर्नमेंट थी। तो लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान कर दिया था, और ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, दोनों सूबों में उनकी गवर्नमेंट थी, तो बड़े लोग इस्लामाबाद आने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी, जनाब बाजवा साहब, उनका ख्याल ये था कि अगर ये लॉन्ग मार्च हुआ तो इस्लामाबाद जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस्लामाबाद का, और यहाँ से डिप्लोमेट्स जो थे वो बड़े परेशान थे, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ और बाकी असासे जो थे यहाँ से शिफ्ट करने शुरू कर दिए थे। सबका ख्याल ये था कि आएँगे और हो सकता है इस्लामाबाद के ऊपर काबज़ हो जाएँ। तो फिर दरमियान का रास्ता अख्तियार किया गया कि इनको अगर इलेक्शन दे दिया जाए और मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं तो ये लॉन्ग मार्च ना करें और फिर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे कि इलेक्शन हो और ताकि वो प्रॉपर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाए। तो उस दौरान फिर जनरल फैज़ हमीद साहब से कहा गया था, जनरल बाजवा साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब को डाला था दरमियान में। जनरल फैज़ हमीद साहब उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे, और उनके ज़रिए इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को राज़ी किया गया कि आप इलेक्शंस की तरफ चले जाएँ, और उन्होंने कमिटमेंट कर ली कि ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो 15 मई के बाद किसी वक्त भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे देना था, और प्रॉपर उसके लिए तकरीर तैयार होगी। तो तकरीर भी इरफान सदीकी मरहूम ने लिखी थी वो। लेकिन फिर अचानक इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर में, और वहाँ बैठ कर उन्होंने ऐलान कर दिया कि लॉन्ग मार्च 25 मई को हर सूरत होगा। तो ये एक बड़ा सरप्राइज़ एलिमेंट था सबके लिए कि ये क्यों होगा। तो फिर जनाब बाजवा साहब ने बुलाया तीनों पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लोगों को, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, और उनको हेलीकॉप्टर्स पे बुला के, GHQ बुला के, उन सबको कहा गया कि अगर लॉन्ग मार्च के अंदर एक भी लाश गिरी तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आप भूल जाएंगे 10 साल यहाँ पे कोई इलेक्शन होंगे। तो वो सब फिर डर गए, उन सबको अंदाज़ा हुआ कि यार अगर ये मार्शल लॉ लग जाता तो फिर इसको हटाना इतना आसान काम नहीं होगा। तो फिर इमरान खान साहब को भी उनके दोस्तों ने समझाया कि आप इस लॉन्ग मार्च ज़रूर करें आप, लेकिन एक ही रात में इसको फिर कॉल ऑफ कर दें, यहाँ पे कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ौज बिल्कुल सीधी हो गई है, और उन्होंने मार्शल लॉ इमीडिएटली लगा देना और आप सबको गिरफ्तार करके उन्होंने हवालात में डाल देना। तो उससे फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ, फेस सेविंग करता हूँ, और रात को मैं फिर बनी गाला वापस चला जाऊँगा। अब सवाल वही है जो आपने कहा कि जब इलेक्शन मिल रहा था इमरान खान साहब को, तो फिर उन्होंने क्यों ये लॉन्ग मार्च जारी रखा। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बुशा बीबी ने उनको बताया था कि ये वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हमारी गवर्नमेंट गई है और हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। अगर फौरी तौर पर नून लीग के इलेक्शन में चली जाती है तो इनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, ये जो स्टैब्लिशमेंट है जिसमें जनरल बाजवा साहब भी हैं, ये कभी हमारी हुकूमत बनने नहीं देंगे। तो हमें चाहिए कि हम नए आर्मी चीफ का इंतज़ार करें, और उसके साथ हो सकता है हमारी कोई सेटलमेंट हो जाए और फिर हम दोबारा इलेक्शन में वापस आ जाएं। तो हमें इमीडिएटली इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, हम असम्बलियों में वापस नहीं आ सकेंगे क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें निकाला है या इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी गवर्नमेंट नहीं बचाई। तो जब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हम, तो ये कब चाहेंगे, कि क्यों चाहेंगे कि हम दोबारा इक़्तिदार में आएँ। तो उसमें फिर उन्होंने इनको समझाया कि हमें ये जो ऑफ़र है इसे बिल्कुल कबूल नहीं करनी चाहिए और हमें प्रोटेस्ट की तरफ जाना चाहिए, जिससे हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। तो बुशरा बीबी के मशवरे से फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, हमें एहतजाज जारी रखते हैं ताकि हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो, और आने वाले दिनों में वो हुआ भी, वो आपके सामने है, क्योंकि जो जो प्रोटेस्ट करते गए इमरान खान साहब, उनकी पॉपुलैरिटी आसमान को छूती रही। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब जी। मजीद भी चौधरी साहब तवील नशिस्त भी आपसे इन सारे मौजूद पर करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, हमारे साथ आमिर ज़ियाद साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मैं समझना अब ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का तो नैरेटिव है कि अब बात इससे आगे बढ़ जाएगी, फिर 9 मई के जो मास्टर माइंड हैं गवर्नमेंट के मुताबिक वो जनरल फैज़ हैं, और फिर ये खुरा जो है चलता चलता फिर बानी PTI तक पहुँचेगा। तो गवर्नमेंट तो ये नैरेटिव आजकल दे रही है मीडिया पर, जब भी उसके वज़रा बात करते हैं। इन सारे मामला को लेकर आपकी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, एक सवाल हम सबको करना चाहिए कि हुकूमत का जो हमेशा एक मफाद होता है वो ये होता है कि सियासी आंच में कमी लाएं। हालांकि अगर एक आम आदमी की आंखों से अगर आप देखें
तो पाकिस्तान का मसला तो उसकी मईशत है, पाकिस्तान में निज़ाम नहीं चल रहा है, बदनवानी है, गवर्नेंस के इशू हैं, अब आम आदमी के जो है वो मसाइल दूसरे हैं, और जो हमारी हुक्मरान तबका है उसकी अशराफिया जो है उसकी ख्वाहिशात दूसरी हैं। तो मुझे नहीं पता कि इससे वो क्या हासिल करना चाहेंगे। अगर वो पीटीआई को दीवार से लगाया गया है, उसकी क़यादत को दीवार से लगाया गया, आप दीवार में चुन भी दें उनको, हमने मान लिया, उसके बाद होगा क्या? उसके बाद क्या ये होगा कि हुकूमत जो एकदम मकबूल हो जाएगी? पाकिस्तान को एक हीलिंग टच की जरूरत है। हीलिंग टच ये होता है कि आप जो है मुफाहमत की तरफ बढ़े, इत्तेफाक राय की तरफ बढ़े, और वो ये नहीं होता कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो पाकिस्तान के मफाद में चीजें हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए। हमारे यहाँ आप देखें जो प्रो पीपल इश्यूज हैं वो उसमें तो कोई बात ही नहीं करता। हमारी कानून साजी होती है शराफिया को फायदा पहुंचाने के लिए होती है, अवाम के लिए नहीं होती है। आमिर भाई, आप बेसिकली कह रहे हैं कि जो आम लोग हैं और गुड गवर्नेंस है उनका मसाइल, और ख़ासतौर पर इकॉनमी के जो मसाइल हैं उन्हें बहुत जल्द अगर हल ना किया जाए तो फिर वो लोगों के तो मामला तो वहीं के वहीं खड़े हैं, बेसिकली उनका कोई फ़ायदा नहीं। दुरुस्त कह रहे हैं। उसके अलावा दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मसला है, लाकानूनियत का बहुत बड़ा मसला है, गवर्नेंस का देखिए ना, आम आदमी की कौन बात कर रहे हैं, महंगाई पे कौन बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, जो महंगाई का सब हालत है, आप बेशक कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ना कम हो गई है, लेकिन जो पुराना इफेक्ट आ चुका है, लोगों की कुव्वत खरीद जीरो हो गई है, मतलब परचेजिंग पावर हमारी कम हो गई है। हमसे मुराद मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मेहनत कश है। हमारा तो मसला भाई ये है, हमारा मसला है जो आप ये लोग दानिशवरी करते रहते हैं बैठे हुए, और आप माजी की बात करते रहते हैं कि जी अब लगता है कि सारे गुनाह अजीम जो है वो फैजमी साहब ने किए, बिल्कुल किया, आप उनको सजा भी दें, लेकिन उससे मेरे आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ रहा है? बस मुझे आप ये बता दें, आप दें उनको सजा, हमें कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन प्रो पीपल इश्यूज हैं उस पर फोकस करना चाहिए। तो हमें एक डायमेंशन चेंज करनी है। तो ख्वाजा आसिफ बड़े बड़े बयान देते, उनको तारीख के हवाले दे रहे हैं। और आमिर भाई, मुझे दूसरा ये समझना है कि जब भी पॉलिटिकल डिस्कशन या इंटरकोर्स को आगे बढ़ाना होता है फिर बड़ी खामोशी से चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, स्टेटमेंट्स रोकने पड़ते हैं, एतमाद साजी बनती है। अब मिनिस्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि जो बानी पीटीआई से मुलाकात उनकी हमशीरा की हुई, लेटेस्ट जो मुलाकात हुई, उसमें तो कंडीशन थी, और वो कंडीशन ये थी कि वो सियासी डिस्कशन नहीं होगा, और वहाँ से तो जो ट्वीट आए वो बिल्कुल पर्सनल अटैक के आ गए। इसी तरह बुशरा बीबी की रिहाई पर भी इसी तरह का डिस्कशन हुआ था कि जुबाबंदी का मामला है, लेकिन वहाँ फिर 26 नवंबर हो गया। अब मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकली तहरीक इंसाफ को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी गाइड कर दें। देखिए, दो बातें, एक आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपको माहौल बनाना पड़ता है, और माहौल बनाने के लिए जो जिसके पास ताकत और इख्तियार होता है वो जो होता है पहलकारी करता है, तो हुकूमत के पास है। अच्छा, अब आप ये भी रियलाइज करें कि आपको जरा सा कुव्वत बर्दाश्त बढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है कि एक दो मरतबा इस तरह के बयान आ जाएं, और वो ऐसी बात हो कि जो बिलो द बेल्ट है, कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं करता। कि सियासत में गुस्से की जगह नहीं होती, सियासत में बर्फ की सिल रखनी चाहिए। तो जो इमरान खान साहब ने जिस तरह का बयान दिया, उससे उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ और उनकी पार्टी की मुश्किलात में इजाफा हुआ। तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के कुछ हकीकी मारूजी हालात हैं, उस हालात के तहत आपको सियासत करनी है। उनको बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये बात तो वो मतलब है जब इफ्तार से हटे थे, काश वो सब भी जरा सा अगर जबान को ब्रेक लगा के बात करते तो गालिबन चीजें इस नहज पे ना आती जिस नहज पर आ गई हैं। जिया जी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद शौकत यूसुफजई साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर नाम, साबिक मिनिस्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मैं अब समझना सर ये चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ एग्जैक्टली अब भी आपको लगता है, समझ आ रही है कि कोई वापसी का इसका चांस है, कोई बेहतरी आएगी पार्टी में, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कोई बेटर हो सकता है, और ये जो तसादुम की हर वक्त फिजा बनी रहती है इसमें भी कोई बेहतरी का चांस मौजूद है, या आप समझते हैं कि ये अब इसी तरह ही चलेगा जितनी देर भी चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये तसादुम वाला बिल्कुल गलत है। एक वफाकी हुकूमत में बैठे वज़रा जो है सुबह शाम ये प्रोपेगेंडे करते हैं। जितना जुल्म ज्यादती तहरीक इंसाफ के साथ हुई या उनके लीडरशिप के साथ हुई, तो मैं समझता हूँ कि हर पार्टी जो है उनके वर्कर्स जो है वो इस तरह करते, लेकिन इससे ज्यादा करते। लेकिन पीटीआई तो बड़े सब्र तहम्मुल से काम ले रही है। इमरान खान को जेल में हुए 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, उनकी केसेस नहीं लग रहे हैं, और जो बेगुनाह और बहुत सारे लोग जेलों के अंदर हैं। पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। ये अजी रिसेंटली जो
इलेक्शन हुआ, जमनी ये छीन लिया गया, मखसूस नशीस्तें छीन ली गई, फिर सियासी स्पेस नहीं दिया जा रहा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन पार्टी लीडरशिप की तरफ से बड़ी कोशिश हो रही है कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए और अपना केस जो है हम अपने अदालतों के जरिए वो लड़ा जाए। तो मेरे ख्याल से चीजें बहुत स्मूथ हैं और काफी कोशिश की जा रही है लीडरशिप की तरफ से कि जहां अदालत का मामला है अदालत के जरिए हल किया जाए, जहां सियासी हो सियासी तौर पे उसमें कोशिश की जाए। लेकिन हुकूमत की तरफ से मुझे बार बार ये समझ आ रही है कि जो जो कर रही है, जो इकदाम कर वो इश्तियाल दिला रही है कि कोई ऐसा इश्तियाल दोबारा दिलाया जाए और कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए ताकि हम और मुकदमे बनाएं और इनको दीवार से लगाएं। अच्छा तो यूसुफ इमरान साहब, खान को आपको याद होगा कि एक वक्त था कि अल्ताफ हुसैन जब स्टेटमेंट देते थे तो उनकी पार्टी के लोग वो उस स्टेटमेंट का बोझ ही नहीं सह पाते थे। तो बानी पीटीआई की बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, फिर ट्वीट्स का जो सिलसिला है, बहुत सारी जगहों पे आप नहीं समझते कि खामोशी हो जाती तो डिस्कशन का प्रोसेस आगे बढ़ता। फाइनली तो कल फवाद चौधरी हमारे प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे कि हमने तो खान साहब को कई दफ़ा समझाया है कि हमने बंदूकें लेके पहाड़ों पे थोड़ी चढ़ना है, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल बात करेंगे तो पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे। तो पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए सबसे पहले तो माहौल ज़रूरी होता है, ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, स्टेटमेंट और आपस में जो क्रॉस आप एक दूसरे पर स्टेटमेंट्स देते हैं उनका सिलसिला बंद होता है, वहाँ से बात आगे बढ़ती है। तो ये सारा माहौल ही ना बन सका, ना डिस्कशन हो सकी, ना आपके जो सुपरस्टार्स थे वो ये सारा माहौल बना सके। इस पे गाइड करें, इस पे कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा? हमारी तरफ से पूरी कोशिश है और जो इस वक्त सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर साहब लगे हुए हैं उनकी वजह से काफी चीजें स्मूथ होने लगी हैं और उनकी कोशिश है। लेकिन ये दो ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आप माहौल की बात करते हैं तो इसमें हुकूमत पेशरफ्त कर सकती है। हुकूमत को चाहिए कि वो जो लीडरशिप है पीटीआई की उनसे राब्ते करें, क्योंकि हमने आपको याद है कुछ अर्सा पहले एपीसी की थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और उसमें हमने काफी चीजें डिस्कस भी की थी और उसमें एक लाएअमल दिया था जिसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक ठीक। रखती हैं उन सब ने, जिसमें बशमूल नून लीग, पीपल्स पार्टी, उन सब ने एक लाएअमल दिया था कि जी दहशतगर्दी खत्म करने के लिए हुकूमत इन इन इकदाम पे चले ठीक। ताकि माहौल बेहतर हो सके और दहशतगर्दी भी खत्म हो सके। लेकिन आज उसके शायद महीना पूरा हो रहा है, उस पे वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आ रहा और ना ही कोई कमेटी बनाई गई, ना ही कोई डायलॉग किए गए। तो मैं कहने का मकसद ये है कि हुकूमत जो है ना वो मुसलसल एक ही रट लगाई हुई है या उस इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, तो कौन बात करेगा। ठीक है। फिर अच्छा यूसुफ साहब, तो मुझे एक बात और समझनी है आपसे। आपको याद होगा कि बुशरा बीबी जब रिहाई उन्हें हुई तो अली मीन गंडापुर भी और दीगर आपके भी जो बड़े स्टार्स हैं वो अक्सर डिस्कशंस में कहते थे और इसका क्रेडिट भी लेते थे कि भाई कुछ कंडीशंस हैं, ये बाहर ही रहेंगी, कुछ ज़ुबानबंदी वगैरह हो, वो ना बात बन सकी और स्टेटमेंट्स भी उनकी तरफ से आते रहे। फिर 26 नवंबर हो गया। अब दूसरी जो बात है, वुज़रा का ये कहना है कि अभी भी कंडीशनल था ये मामला कि हमशीरा की मुलाकात करवाई गई थी कि स्टेटमेंट्स कोई नहीं दिया जाएगा और फिर मिस्टर गौहर साहब की जानिब से यकीन दहानियाँ करवाई गई कि ऐसा नहीं कुछ होगा। लेकिन फिर वही ट्रस्ट डेफिसिट वाला मामला हुआ और स्टेटमेंट्स की बजाय इस कदर पर्सनल अटैक्स और ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो गया कि जहां से बात शुरू हुई थी वहीं फिर आ गई। तो इसका फिर क्या करेंगे, इस मामले का फिर क्या मैंने करेंगे? आपसे कहा ना कि बेसिकली चीज ये है ना कि जब आप दीवार से लगा दिए जाएं और आपकी कोई सुनवाई ना हो, बात ना सुनी जाए, मुसलसल ज्यादतियां हो रही हो, तो फिर ये गुस्सा भी आ सकता है और सब कुछ हो सकता है। लेकिन आई थिंक कि जहां तक फौज का ताल्लुक है, ये पीटीआई की तरफ से तो आज तक कोई फौज के खिलाफ ना हमने कोई बात की है, ना फौज के खिलाफ ऐसी कोई कैंपेन चलाई है। अगर जो लोग कर रहे हैं वो फौज को भी पता है कि कौन लोग हैं, कहाँ से कर रहे हैं। लेकिन एज ए पीटीआई मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान ने हमें कभी भी ये नहीं कहा कि फौज मुखालिफ बयान देना, या हाँ इंडिविजुअल हो सकता है अगर उन्होंने अपनी तरफ से कोई ट्वीट किया, लेकिन मसला ये है कि क्या इमरान खान ने ट्वीट किया है या कर सकता है। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये वही है। स्टेटमेंट आके इमरान खान साहब की जो रिस्पेक्टेड हमशीरा हैं उन्होंने बाहर बयान किया, वही फिर ट्वीट भी आ गया, तो वो तस्दीक हो गई दो तरफ से। और वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, तीसरा गवर्नमेंट कहती है कि वही मैं हमें अर्ज कर पता रहा है हूँ। वो अंदर क्या बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये तो हमें उमर अयूब साहब ने बताया था कि अंदर सारी चीज़ें बग्ड हैं, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो वो बात करते हैं रिकॉर्ड हो रही होती है। ये तो बतौर अपोजिशन लीडर उन्होंने ये बात रिकॉर्ड पे लाए थे।
जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर इमरान खान ने ऐसी कोई बात की है तो क्या इनके पास तो उसकी रिपोर्टिंग होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। आपको पता है हर चीज रिकॉर्ड होती है, जब भी कोई मुलाकात के लिए जाता है तो ऐसी कोई चीज तो है नहीं छुपी जो हम कह सके कि जी इमरान खान ने ये बात कर ली थी चुपके से, हुकूमत को पता नहीं चल सका, तो फिर ये तो ऐसी कोई बात है नहीं। और दूसरी बात यह कि देखिए ट्वीट अगर होती है तो हमें तो बड़े, मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि जो बाहर बैठे लोग वो भी हमारे खाते में हो रहे हैं। यानी वो बाहर बैठकर जो पैसे कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, वो भी सुबह शाम वो लगे हुए हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि उनको पीटीआई ने कहा है कि जी आप हमारे लिए कोई जंग लड़े, या हमारे, हम अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं और पाकिस्तान में रहकर लड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं हम सियासी लोग हैं, सियासी तौर पे आगे बढ़े। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि पुलिस, हुकूमत सियासी नहीं बन रही। हुकूमत डंडे के जोर के ऊपर जो है इश्यूज को हल करना चाहती है। हालांकि आप देखें ये जो बुशरा बीबी है, इनके जो रिश्तेदार है, खानदान है, उनको भी मुलाकात की इजाजत नहीं है। हालांकि आज तक आपको पता है बुशरा बीबी के किसी खानदान के किसी फर्द ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया है तो उनको फिर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है मुलाकात के लिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई अच्छे नताइज निकलेंगे। देखिए अगर इमरान खान से मुलाकातों की इजाजत होती तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ट्वीट का भी मसला हल हो और जाता दूसरा है, और ये भी आप चीजें क्लियर गवर्नर हो राज जाती की जो डिस्कशन चलती है इस पे क्या केपी में अंडरस्टैंडिंग क्या है? आप जाती तौर पे क्या समझते हैं, गवर्नमेंट ये बात क्यों करती है कि गवर्नर राज लगा दिया जाएगा? लग सकेगा वहां पॉसिबिलिटी है? और अगर इम्पोज कर दिया देखिए जाता है तो एक उसका नतीजा फिर तो क्या सबसे निकलेगा? बड़ी बात ये कि देखिए पहली बात तो ये कि जो वज़रा है ना उनके दरमियान, हुकूमत के दरमियान लाइजान मुझे नहीं लग रहा। हर वजीर जो है वो नफरत की आग में जल रहा है, और नफरत की आग में जलकर वो बात करता है, जो उसके मुंह में आता है वो करता है। देखिए हमारे लिए ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर हुकूमत खत्म भी कर दी जाए तो हमने पहले क्या अपनी हुकूमतें खुद नहीं खत्म की है? हमारे लिए तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन क्या हुकूमत ये चीज एफोर्ड कर सकेगी? यानी इस वक्त सुबह जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। तो आपने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किसी लाइमे पे आपने आना नहीं है, और आप वहां से कहते हैं जी दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई जी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।